दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 10 पुष्यभूति वंश। इस अध्याय में आप पुष्यभूत या वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासन तथा सांस्कृतिक व साहित्यिक उपलब्धियों, उसकी दानशीलता, चीनी यात्री वेनसांग की दृष्टि में वर्धन काल तथा हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में जानेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं 6वीं कक्षा के इतिहास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 10 पुष्यभूति वंश। दोस्तों पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। संगम नगरी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में माघ के महीने में माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है, आप जानते हैं। और इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन नाम के राजा भी यहाँ प्रति 5वें वर्ष आकर धर्म सभा करवाते थे और इस धर्म सभा में वह अपनी 5 वर्ष की संचित संपत्ति का दान करते थे। दोस्तों गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर वर्तमान अंबाला जिला थी और इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था जिन्होंने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त काल के लगभग 100 वर्ष के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जिसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था और इनके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री थी। आइए पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे और वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की है। बाणभट्ट जो है संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि हैं। ये हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की है। चीनी यात्री वेनसांग उनके शासनकाल में आया और वेनसांग दोस्तों 15 वर्षों तक भारत में रहा था। आइए देखते हैं चीनी यात्री वेनसांग की नज़र में वर्धन काल की स्थिति, शासन व्यवस्था और सामाजिक स्थिति कैसी थी। दोस्तों वेनसांग ने वर्णन किया है कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक थे। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों यानी प्रांतों, विषयों यानी जिलों और ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष आप जानते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनका बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी। वो बहुत दानी भी थे। वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। आइए इस चित्रकथा के माध्यम से उनके दान के बारे में जानते हैं। हर्ष ने सभी धर्म के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों और वेनसांग को दान देने के लिए आमंत्रित किया। देखिए हर्ष कह रहे हैं कि कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें और लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ रहे हे हर्ष। हर्ष ने गरीबों को भी आमंत्रित किया था। अंत में सिर्फ एक पुरोहित बचा और हर्ष ने उनसे अनुरोध किया, कृपया माफ़ करें, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे कपड़ों के। और अंत में उन्होंने अपने कपड़े भी दान कर दिए थे। इस तरह से प्रत्येक 5 साल में हर्ष अपनी सारी संपत्ति को विद्वानों, पुरोहितों और गरीबों में बांट देता था। अंत में जब उनके पास जो कपड़ा बचा था उसको उन्होंने पुरोहित को देकर कहा, कृपया इसे ग्रहण करें।
हर्ष को लोगों का आशीर्वाद मिला, हर्ष आपकी आयु लंबी हो। तो उस समय दोस्तों वेनसांग ने वर्णन किया है कि मैंने कई राजा देखे पर हर्ष जैसा नहीं, मैंने कई देश देखे पर भारत जैसा नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों की वजह से है। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों इस चित्र मानचित्र के माध्यम से हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में। तो हर्षवर्धन उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शासक था और यहाँ ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं कि हर्ष के शासन जो है साम्राज्य को दर्शाया गया है। और यहाँ आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया है कि चित्र को देखकर बताइए या मानचित्र को देखकर बताइए कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो आप जान लीजिए दोस्तों, हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में यहाँ थानेश्वर यानी पंजाब से लेकर मध्य भारत के सांची तक और पूर्व में पुंड्रवर्धन यानी बंगाल से लेकर आप देखिए पुंड्रवर्धन से लेकर पश्चिम में वल्लभी यानी गुजरात तक फैला हुआ था। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत के विशाल साम्राज्य पर हर्ष का शासन था और इस मानचित्र के द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए नालंदा का विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। यहाँ पर धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था, लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था और वेनसांग ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की और शिक्षण कार्य भी किया था। दोस्तों आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते होंगे, वर्तमान में इसका पुनरुद्धार करवाया गया है। ये बिहार के राजगीर जिले में है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था, लेकिन बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने 1199 में इसको नष्ट करवा दिया था। भारत सरकार ने पुनः इसे जो है इसकी प्रतिष्ठा को इसको नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः नए रूप में इसको स्थापित किया गया है, उसी अपने प्राचीन भारत के गौरव को दर्शाने के लिए। दोस्तों 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई थी। तो ये था दोस्तों पुष्यभूत वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए हर्ष की बहन का नाम क्या था? तो हर्ष की बहन का नाम आप जानते हैं राज्यश्री था। हर्ष की बहन का नाम राज्यश्री था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आप जान लीजिए दोस्तों, हर्षवर्धन जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। वेनसांग ने हर्ष के बारे में क्या लिखा है? तो वेनसांग ने हर्ष के बारे में लिखा है कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक था। उसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्त यानी प्रांतों, विषय यानी जिलों और ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी। वह बहुत दानी था और हर 5 वर्ष में अपनी सारी संचित संपत्ति प्रयाग के मेले में दान कर देता था। और वेनसांग ने कहा है कि भारत महान देश हर्ष जैसे लोगों की वजह से है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित का उत्तर 2 वाक्यों में लिखिए। हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। तो हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म से लगाव था और वो कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलवाया था। शिक्षा के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन। तो दोस्तों हर्षवर्धन कला प्रेमी था, विद्वान था। उसने संस्कृत में 3 नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखे। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के शासनकाल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्य और असत्य कथन बताइए। हर्षकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत चीनी यात्री फाहियान का विवरण है। तो ये असत्य है, क्योंकि हर्षकालीन इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत वेनसांग का विवरण है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे।
तो ये सत्य है। और बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, तो बिल्कुल सही है। और हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था, तो ये सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वर्धन वंश के प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन थे, जो कि हर्षवर्धन के पिता थे। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, हर्षचरित के लेखक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 647 ईस्वी में दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 10 पुष्यभूति वंश। इसमें हमने पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासन, सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियां, दानशीलता और उनके साम्राज्य के बारे में जाना। अध्याय के अंत में हमने अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।